मैं एक ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ जो कि फेयरफैक्स काउंटी के कोलचेस्टर रोड पर बना है। ब्रिज के ऊपर से जस्ट अभी एक ट्रेन गुजरी है। कई लोगों का कहना है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रहा हूँ, बल्कि कहानी कुछ और ही है। फेयरफैक्स काउंटी के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये ब्रिज नॉर्थर्न वर्जीनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अगर आप हैलोवीन की रात को यहाँ पर घूमते हैं तो आप मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि वो बनीमैन वो आपको किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी से आपके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और आपके पेट को चीर कर आंतड़ियाँ बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं भी रेडी था। आखिर मैं यहाँ पर आया ही था कुछ जानने के लिए। पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में मेरी रुचि मुझे ऐसी हर जगह खींच लाती है जहाँ कुछ अजीब सा हो रहा हो, ऐसा कुछ जो आम इंसान के दिमाग से परे है। जहाँ भी मिस्ट्री है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। Going to Bunnyman Bridge. It's in Clifton, and the story goes that there was these inmates / insane asylum. हर हैलोवीन की रात को कोलचेस्टर रोड ब्रिज पर एक अनजान हत्यारा रैबिट सूट में अपने शिकार का इंतज़ार करता है। कहते हैं अगर आपने 3 बार उसका नाम लिया तो आपके सामने प्रकट हो जाता है। What if we don't make it? I'm scared now. I'm really scared. No trespassing over there, so that's why the boys are a little concerned. I'm more concerned about the deep hole. लेकिन आप उसके सामने सरवाइव नहीं कर सकते। Do you see that light? That's not from us. वो अपने शिकार को धारदार हथियार से चीर फाड़ देता है और उसकी बॉडी को ब्रिज से नीचे लटका देता है। इस कहानी के कई वेरिएशंस हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने बनीमैन की इसी तरह से व्याख्या की है। ब्रेन कॉनले बचपन से ही बनीमैन की कहानियां सुनते आ रहे थे। कॉलेज से ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कॉनले फेयरफैक्स काउंटी लाइब्रेरी में एज ए हिस्टोरियन काम करने लगे। सन 1992 की एक शाम को एक यंग लेडी ने वर्जीनिया रूम में कॉनले से एक सवाल किया
दरअसल वो एक हत्या के बारे में जानना चाहती थी जो कई सालों पहले उसके घर के नज़दीक ही हुई थी, जहां 2 बच्चों की हत्या करके उन्हें ब्रिज से लटका दिया गया था। और इसे अंजाम देने वाला एक फरार अपराधी था जो एक वाइट रंग की कॉस्ट्यूम पहनता था। लाइब्रेरी में आने वाले कई सारे लोग कॉनले से कोलचेस्टर रोड ब्रिज पर होने वाली हत्याओं के बारे में ही पूछते थे। उनके सवालों से थक कर आखिरकार कॉनले ने इस पर गहराई से रिसर्च करने का मन बना लिया था, लेकिन फिलहाल उनके पास इससे संबंधित बस एक न्यूज़पेपर का कटआउट ही था, जिसमें फोर्ब्स, मीडिया एंड पब्लिकेशंस ने दावा किया था कि सन 1904 में क्लिफ्टन टाउन में एक असाइलम था जहां पर कई सारे सीरियस और मेंटल पेशेंट्स को रखा जाता था। लेकिन क्लिफ्टन रेसिडेंट के लोग घर के नज़दीक असाइलम होने की वजह से खुश नहीं थे, इसलिए सब ने मिलकर उस असाइलम को बंद करवा दिया, जिसके बाद सारे पेशेंट्स को लॉटन प्रिजन शिफ्ट किया जाना था। लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया। उन पेशेंट से भरी बस एक ढलान से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कई पेशेंट्स घायल हो गए थे, लेकिन जो बच गए वो वहाँ से भाग निकले। हालांकि उन सबको बाद में ढूंढ लिया गया, सिवाय एक के। उस पेशेंट का नाम डगलस ग्रिफिन था। बस के क्रैश होने के बाद वो गायब हो गया था। रिपोर्ट ये भी है कि उसके साथ में उसका एक साथी कैदी भी भागा था, जिसका नाम मार्कस था, जिसे डगलस ने बाद में मार दिया था। कई दिन बीत गए, लेकिन डगलस का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद खरगोशों के कंकाल और शत-विशत शरीर जंगल में मिलने लगे। डगलस जिंदा रहने के लिए उन बनीज को मार के खा रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक हैलोवीन की रात को बच्चों का एक समूह टहलते हुए ब्रिज के बिल्कुल नज़दीक आ गया। उन्होंने ब्रिज के नज़दीक एक सफ़ेद रोशनी देखने की बात कही थी। जब कई घंटों बाद भी बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उन्हें जंगल की गहराई में बच्चों की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई मिली। ये दृश्य बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उस लापता मेंटल पेशेंट को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार बताया गया। इसके बाद पूरे फेयरफैक्स काउंटी में ये अफवाह फैल गई कि बनी सूट पहना एक हत्यारा जंगल में अपने शिकार का इंतज़ार करता है, और जैसे ही आप उसकी टेरिटरी में दाखिल होते हैं वो आप पर कुल्हाड़ी या आरी से हमला कर देता है। इसलिए हैलोवीन की रात को यहाँ पर घूमना खतरे से खाली नहीं है, वरना लापरवाही करने पर आपका भी वही हश्र होगा जो उन बच्चों और बनीस का हुआ था। इसी कहानी को आधार मानकर बनी मैन पर फॉक्स चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसे स्केरेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ के एक एपिसोड में फीचर किया गया था। और बाद में कोलचेस्टर रोड ब्रिज का नाम भी द बनीमैन ब्रिज पड़ गया। बनीमैन की ये बेस थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे आसानी से डिबंक किया जा सकता है। फोर्ब्स के मुताबिक ये सारी घटनाएं क्लिफ्टन टाउन लाइब्रेरी के अंदर मौजूद कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, और इसीलिए इन फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए कॉनले ने क्लिफ्टन टाउन लाइब्रेरी जाने का फैसला लिया। लेकिन कॉनले को ये जानने में बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ा कि फोर्ब्स द्वारा बताई गई सारी बातें झूठी थी, क्योंकि फेयरफैक्स में कभी कोई असाइलम था ही नहीं और लॉटन प्रिजन का निर्माण सन 1910 में हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर बनीमैन की थ्योरी आई कहाँ से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर अर्बन लीजेंड किसी न किसी सच्ची घटना से प्रेरित होती है, और ब्रेन कॉनले इन सब की तह तक पहुँचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फेयरफैक्स काउंटी में होने वाली हत्याओं की प्राइमरी जांच शुरू की, और उसी दौरान उन्हें एक पुरानी न्यूज़ हाथ लगी। सन 1949 में चार्ल्स होलोवर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बीवी और 8 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अदालत ने उसे इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन होलोवर का वकील कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो गया कि चार्ल्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने यह हत्या अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से की थी, और चार्ल्स के वकील की दलीलों को मानते हुए अदालत ने उसे पागल घोषित करके असाइलम भेज दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद यह खबर आई कि चार्ल्स पागल खाने से भाग निकला है। कॉनले को भी क्लियर हो गया था कि फोर्ब्स मीडिया ने बनीमैन की जो भी कहानी गढ़ी थी उसका एक हिस्सा इसी हिस्टोरिकल क्राइम से लिया गया था। लेकिन अभी भी उनके पास कई सवाल थे। उन्होंने इस पर अपना काम जारी रखा, और लगभग 8 साल की कड़ी रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला, जब उन्हें 28 साल पुराने
कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग के दस्तावेज हाथ लगे। Yesterday, Fairfax County Police reported that they were searching for a man who has a penchant for wearing a white bunny costume. Bennett and his fiancée were sitting in their car on Guinea Road in the early hours of last Sunday when a man dressed in a white bunny suit emerged abruptly from the nearby bushes. He proceeded to shout at them, claiming they were on private property and that he had obtained their license plate number. Without warning, he threw a hatchet through the car's right front window, narrowly missing Bennett and his fiancée. As soon as the hatchet was launched, the rabbit disappeared into the darkness, leaving the couple unarmed but undoubtedly shaken. The police have possession of the hatchet but have yet to find any substantial leads in the case. 11 नवंबर 2000 को वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक स्टूडेंट पैट्रिशिया जॉनसन ने सन 1973 में 33 लोगों के लिए गए इंटरव्यू को लेकर एक पेपर सबमिट किया था जिसका शीर्षक था बनीमैन। इन सभी 33 लोगों ने बनीमैन के रियल होने की पुष्टि भी की थी। इसमें 1970 की घटना का जिक्र भी था जब रॉबर्ट बेनेट और उनकी मंगेतर पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। पुलिस को भी उस दौरान घटनास्थल से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई थी। साथ ही एक व्यक्ति ने भी पुलिस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट दर्ज की थी कि एक बनी कॉस्ट्यूम पहने आदमी ने उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर तोड़फोड़ की है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद पुलिस ने कोलचेस्टर ब्रिज और उसके आसपास के जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को जंगल में कोई नहीं मिला। सन 1970 से 1973 के बीच फेयरफैक्स में 3 यंग औरतों की हत्या हुई थी। उन सब की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। पहले विक्टिम बॉबी कैथलीन पार्क्स, जो कि जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी। अगस्त 1971 की एक सुबह उसके बॉयफ्रेंड को जंगल में उसकी बॉडी मिली। किसी ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। दूसरी विक्टिम 22 वर्षीय सुसैन रे क्विन, जो एक वेट्रेस थी। नवंबर 1972 की एक शाम को उसे आखिरी बार उसके एनेंडेल वाले रेस्टोरेंट में देखा गया था। अगले दिन जब वह सुबह काम पर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ घंटों बाद पुलिस को जंगल के पास जिनेवा रोड पर उसकी लाश बरामद हुई। उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से हमला किया गया था। तीसरी विक्टिम 23 साल की कैरोलिन जॉन सीवेल, जो एक सोशल वर्कर थी। सितंबर 1973 की एक रात को वो शॉपिंग सेंटर से दोबारा अपने घर के लिए निकली, लेकिन घर पर पहुंची नहीं। बाद में पुलिस को उसकी लाश शत विशत अवस्था में ब्रुक लेक रोड के घने जंगल में मिली। उसके शरीर पर भी चाकू जैसे नुकीले हथियार से कई बार वार किए गए थे। इसके अलावा फेयरफैक्स में रहने वाले कई लोकल लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और उन तीनों औरतों की हत्या एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। सारी हत्याओं को करने का तरीका लगभग एक समान था। हत्यारे ने किसी नुकीली चीज़ से इन्हें अंजाम दिया था और सभी वारदातें कोलचेस्टर रोड ब्रिज के आसपास के जंगल के एरिया में ही हुई थी। यही वजह थी कि लोगों ने बनीमैन को इसके लिए जिम्मेदार माना। कोलचेस्टर ब्रिज को बनीमैन से जोड़े जाने की कई सारी वजह है। पहली वजह बनीमैन की बैक स्टोरी। कई लोग मानते हैं कि अपने परिवार की हत्या करने के बाद तनाव और सनक में आकर उसने खुद को ही इस ब्रिज से लटका लिया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। यही वजह है कि वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड एंड स्केयर्स प्लेसेस में कोलचेस्टर रोड ब्रिज का भी नाम है। कई लोगों ने इस जगह से जुड़े अपने अनुभवों को कई न्यूज़ आर्टिकल्स और ऑनलाइन फोरम्स पर शेयर किया है। जैसे कि एक ब्लॉगर का दावा था कि उसने ब्रिज के किनारे बनी सूट पहने एक साया देखा था जिसके हाथ में एक चेन सॉ भी था और कुछ ही पलों में वो उसके सामने से गायब हो गया। कई विजिटर्स ने रात को ब्रिज के आसपास अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं, फुट स्टेप्स, चीखने, हंसने और रोने की आवाज़ें, जबकि रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आता है क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। और इसके बावजूद भी कई प्रैंकस्टर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर ट्रेसपास करते हैं और बनी सूट पहनकर लोगों को डराने का काम करते हैं। सन 2018 में भी मैरीलैंड के एक व्यक्ति को इसी जगह पर ट्रेसपासिंग करने के जुर्म में पुलिस ने स्प्रे पेंट के साथ गिरफ्तार किया था। वो ब्रिज की दीवारों पर बनीमैन से संबंधित ग्रेफिटी बना रहा था। कई विजिटर्स ने यहाँ
धुंधली आकृतियां और ब्राइट स्पॉट्स देखने का भी दावा किया है। उनका मानना है कि ये जगह पैरानॉर्मल गतिविधियों से भरी पड़ी है, इसलिए बनीमैन के फैंस के अलावा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करने वाले लोगों को भी ये जगह बहुत ही आकर्षित करती है। कई घोस्ट हंटर्स ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है और उन्हें यहाँ पर कई डरावने अनुभव हुए, जैसे कि अचानक तापमान का गिर जाना, एक फिजिकल सेंसेशन जैसे किसी अदृश्य हाथों द्वारा छूना, अजीब सी गंध आना, चक्कर, बेचैनी होना और दम घुटना। इन पैरानॉर्मल गतिविधियों की वजह भी इस ब्रिज की हिस्ट्री को ही माना जाता है, क्योंकि इसके आसपास कई हत्याएं हुई थी। क्या वाकई उन रहस्यमय हत्याओं के पीछे बनीमैन का हाथ था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कई लोगों ने क्लिफ्टन टाउन के इतिहास में झांकने की कोशिश की है। आखिर बनीमैन के लोगों पर हमला करने की क्या वजह थी? उन हत्याओं के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? 53 साल बाद भी बनीमैन की यह मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।